भेजिए। बैठिए। अपना नाम बताइए। जी सर, दिव्यराज सिंह चुनाव। अपने बारे में बताओ। जी सर, मैं बेसिकली राजसमंद ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी 10th और 12th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आमेट से कंप्लीट की है। थोड़ा तेज बोलो। जी सर, मैंने मेरी 10th और 12th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आमेट से कंप्लीट की है। सर, मैंने अपनी ग्रेजुएशन जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से जोधपुर से कंप्लीट की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अंदर 2015 के अंदर। और वर्तमान में मैं उद्योग प्रसार अधिकारी के पद पर जिला उद्योग केंद्र राजसमंद में कार्यरत हूँ। अच्छा, राजसमंद में कार्यरत हैं आप? जी सर। और क्या है पोस्ट आपकी? उद्योग प्रसार अधिकारी। उद्योग प्रसार अधिकारी, क्या करता है ये ऑफिसर? जी सर, जो एक शब्द में बयां करना चाहूँ तो जो जिला उद्योग केंद्र होता है उसकी आँख की तरह वर्क करता है, उसका सारा फील्ड वर्क होता है वो उद्योग प्रसार अधिकारी के माध्यम से। डिटेल बताएं। हाँ जी सर, उद्योग प्रसार अधिकारी के रूप में मैं वर्तमान में सर 2 स्कीम्स हैं, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 तथा प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम, इन दोनों स्कीम्स की मॉनिटरिंग करता हूँ। साथ ही साथ जो इंफ्रा की फाइल्स होती है जिनमें औद्योगिक भू आवंटन नियम 1959 के अंदर भूमि का आवंटन किया गया है, उनके ऊपर समय समय पर जो निरीक्षण के आदेश दिए जाते हैं उच्चाधिकारी द्वारा, उनके ऊपर निरीक्षण की कार्यवाही भी करते हैं सर। आपका डिपार्टमेंट कौन सा होता है? जी सर, उद्योग विभाग। उद्योग विभाग में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और कौन सी पोस्ट होती है? जी सर, उद्योग विभाग में जो संभाग मुख्यालय होते हैं उन पे जॉइंट डायरेक्टर सबसे। मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, जो संभाग मुख्यालय के जिले हैं वहाँ पे सबसे ऊंची पोस्ट जॉइंट डायरेक्टर की होती है, बाकी जो अदर्स जिले हैं वहाँ पे सबसे ऊंची पोस्ट डेप्यूटी डायरेक्टर की होती है सर। आप कौन सी सर्विस में जाना चाहेंगे? जी सर, मेरी प्रेफरेंस है राजस्थान प्रशासनिक सेवा। कोई विशेष कारण? हाँ बिल्कुल सर, हालांकि मैंने सर अपनी जो ग्रेजुएशन है वो काफ़ी अच्छे से कंप्लीट की है, लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान ही मेरे मन में कहीं ना कहीं ये विचार था कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करूं, तो उसी दिशा में मैं आगे बढ़ते हुए मैंने अपनी सिविल्स की तैयारी कंप्लीट की और मैं इसी और अग्रसर हूँ। आपका चयन सिविल सेवा या आप जो प्रशासन में जाना चाह रहे हैं उसके लिए करने के कोई 3 कारण बताइए। जी सर, मैं अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको 3P के रूप में देखता हूं सर। सबसे पहला मैं प्रोएक्टिव हूं, पब्लिक डीलिंग मेरी अच्छी है, साथ ही साथ पेशेंस है। ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं RS जैसी सेवा के लिए उपयुक्त होऊंगा सर। पहला क्या बोला आपने? प्रोएक्टिव। अच्छा, प्रोएक्टिव। ये तो थ्योरी की बातें हो गई, प्रैक्टिकल बात बताओ जिसके कारण से आपको RS में सेलेक्ट किया जाए। बिल्कुल सर, मैंने प्रैक्टिकली भी इनमें ये जो तीनों वर्च्यूज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इन तीनों वर्च्यूज़ को मैंने प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट किया है। हाल ही में सर जिला उद्योग केंद्र द्वारा उद्यम समागम करवाया गया था पिछले वर्ष मार्च के महीने में। उस पूरे कार्यक्रम का प्रोएक्टिवली मैनेजमेंट मैंने ही संभाला था सर। और उसमें ऐसा क्या है, वो डिपार्टमेंट के नॉर्म्स हैं आपका, जिसके नाम की आप सैलरी उठा रहे हो तो वो काम तो आपको करना ही है, इसमें तो आपको एक्टिव रहना ही है। ऐसा क्या है आपके जीवन में जिससे हम ये मान लें कि आप प्रोएक्टिव हो? हाँ बिल्कुल सर, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से और बताना चाहूँगा कि जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स होते हैं, तो उसके लिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया गया उदयपुर के अंदर। उसके अंदर मैंने अपनी तरफ से नाथद्वारा पिछवाई को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि नाथद्वारा जो पिछवाई कला है उसको जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स मिले। ओके, आज का पेपर पढ़ा आपने? हाँ जी सर। कोई 2 खबरें बताएंगे आपकी इंटरेस्ट की, चर्चित नहीं, जिसमें आप रुचि रखते हैं? हाँ। एक तो सर जो कोरोना के केसेस हैं वो जयपुर और कोटा के बाद राजसमंद में सर्वाधिक केसेस बढ़ गए हैं, ये आज के पेपर की हेडलाइंस में था। और दूसरा सर जो कैलाश बोहरा जी हैं उनको गवर्नमेंट ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी। ये दोनों आपके इंटरेस्ट की क्यों हैं? प्रशासन से संबंधित कोई भी खबर होती है तो मैं उसे थोड़ा गौर से अवश्य देखता हूं सर। इसी वजह से मुझे लगा कि जो कैलाश बोहरा जी वाली जो खबर है इसका कहीं ना कहीं संबंध प्रशासनिक वैल्यूज से है, तो मैंने इस खबर को ध्यान से देखा। आपको नहीं लगता है कि आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं उसके आदर सूचक संबोधन आप कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ आदर सूचक संबोधन होने ही नहीं चाहिए, ऐसे उपसर्ग प्रत्यय लगाने की आवश्यकता ही नहीं है? नहीं, उसके माध्यम से जो एग्जाम्पल प्रेजेंट हुआ है प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष कि इस प्रकार की सेवा के लिए आपको किस हद तक राज्य सरकार से आपको सजा या
दंड मिल सकता है। तो वो एक एग्जाम्पल सेट करता है समाज के अंदर और प्रशासनिक अधिकारी के अंदर, ताकि वो अपने उस वर्च्यूज़ को अपने अंदर इनकलकेट करें, ताकि वो फ्यूचर में एक अच्छे ऑफिसर बन पाए। आपको लगता है राजस्थान सरकार ने उनके साथ ठीक किया, जबकि और भी ऑप्शन थे, उनको सेवा से बर्खास्त किया जा सकता था? आपको लगता है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर उन्होंने उनके साथ ठीक न्याय कर दिया? जी सर, ये तो विचारणीय बिंदु है जिसके ऊपर राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। मेरे व्यक्तिगत विचार के अंदर मैं इसको यहीं तक देखता हूं कि प्रशासनिक सेवा के अंदर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के अंदर किस प्रकार की वैल्यूज होनी चाहिए और उसके ऊपर किसके ऊपर उसको वर्क करना चाहिए, मैं उसको यहीं तक समझता हूँ। आप तो इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर हैं, तो आप इंडस्ट्री के लिए, जैसा कि आपने बताया, एक तरह से डिपार्टमेंट की आँख के रूप में काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं ना। तो आपके अनुभव में आपने ऐसे कौन से उद्योग देखे हैं जो उद्योग की दृष्टि से और सरकारी दृष्टि से भी माना जाए तो बहुत प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन वातावरण की दृष्टि से ख़राब है, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, मतलब वातावरण को भी ख़राब कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत नुकसानदायक हैं? क्या ऐसे कुछ उद्योग देखे हैं आपने? जी सर, मैं बता रहा हूँ। कौन से जरा कुछ बताइए। राजसमंद के अंदर सर एक स्टील एल्यूमिनियम प्लांट है जिसके अंदर फर्नेस का यूज़ होता है। तो जब उसको 1800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म किया जाता है तो उसके अंदर से पॉइजनस गैसें निकलती है। तो वो जो होता है वो एनवायरनमेंट के लिए पॉल्यूटिंग है, लेकिन साथ ही साथ जो राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके कुछ नॉर्म्स हैं, उनकी उसको पालना करनी होती है। चिमनी का यूज़ करना होता है, चिमनी की हाइट फिक्स है, उसकी आबादी से दूरी फिक्स है। तो इन सभी नॉर्म्स का पालन करते हुए ऐसे उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है सर। पर ऐसा है तो नहीं, अब हिंदुस्तान जिंक वाला है जैसा आपने देखा होगा, वहाँ पे तो गांव के गांव खत्म हो रहे हैं, उनको शिफ्ट किया जा रहा है ना जैसे, तो प्रैक्टिकली रूप से तो ऐसा हो नहीं रहा है। तो फिर ये तो घातक है, समाज के लिए भी घातक है, आने वाली पीढ़ी के लिए तो और भी ज़्यादा घातक है। अपन उनको क्या देखे जाएंगे? तो उसके लिए आपका डिपार्टमेंट कुछ सोच रहा है और भी? बिल्कुल सर, जो एनवायरनमेंट है और जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा पर्यावरण छोड़ के जाना वो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, तो हर एक व्यक्ति को उसका पालन करना भी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मेरा ये भी मानना है कि किसी भी देश के आर्थिक उन्नति के लिए उस क्षेत्र का औद्योगिकरण होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आज जैसे भारत की जो 65% पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है, उसको अगर आपको रोजगार देना है तो देश का सबसे बड़ा कोई रोजगार का क्षेत्र हो सकता है तो वो औद्योगिकरण हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बिठा के, औद्योगिकरण और पर्यावरण के दोनों मुद्दों के बीच में एक सामंजस्य बिठा के अगर अपन कार्य करते हैं तो अपन एक अच्छे पर्यावरण के साथ साथ एक औद्योगिकरण को भी बढ़ावा दे पाएंगे सर। कैसे होगा? अपन तो उल्टा काम कर रहे हैं। जैसे भी फ्लैग्स हैं बहुत सारे, और फ्लैग्स तो रोज़ हज़ारों की संख्या में बन रहे हैं, केवल राजसमंद की बात करूँ मैं तो, और ये नष्ट ही नहीं होते हैं ज़मीन पे, ज़मीन खराब कर रही है। जबकि सबको बहुत पता है कि आसानी का विकल्प है, कपड़े के ऊपर अपन पेंट कराते थे, वो बहुत मल्टी यूज़ होता था। कपड़ा बाद में झाड़ने पहुंचने के भी काम आ रहा है, थैले के भी काम आ रहा है, और दिखता भी सुंदर है वो, और रोज़गार भी बहुत सारे पेंटर्स को मिलता था उससे। अब ये तो एक ही आदमी मशीन लाता है और इससे एक ही आदमी को रोज़गार मिल रहा है। तो ये तो आपकी बात को एकदम, जैसे इस तरह के, ये एक उदाहरण है, पर और भी बहुत सारे उदाहरण है जो आपकी बात को झुठलाती है थोड़ा सा, कि ये कैसी, मतलब कैसे औद्योगिकरण की दिशा में हम जा रहे हैं, जहाँ पे रोज़गार भी कम होता जा रहा है लोगों के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के डेवलपमेंट के साथ में, और पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है। बिल्कुल, इसके बारे में बताइए क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, जैसा आपने ये फ्लैक्स का एग्जांपल दिया, बिल्कुल सही है कि जो कपड़े वाले फ्लैक्स होते हैं वो इन प्लास्टिक जो फ्लैक्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छे और कारगर हैं, जो पर्यावरण के लिए सहयोगी है। लेकिन बढ़ते हुए सुविधा के दौर के अंदर जहाँ पे हर व्यक्ति चाहता है कि अधिक से अधिक वो तत्काल सुविधा ले ले, तो वो ऐसे ऑप्शंस ऑप्ट करता है जो ज़्यादा ईजी हो इन कंपेरिजन टू ऑप्शंस जो ऑब्सोलेट हो चुके हैं। तो अपने को समाज के अंदर और जनता के अंदर एक जन चेतना और जन जागरण करना होगा। जैसे मैं इसी विज्ञापन की बात करूं तो नुक्कड़ नाटक जैसे, नौटंकी जैसे, इन सारे माध्यमों को वापस यूज किया जाना चाहिए, यूज किया जा सकता है, जिनके माध्यम से अच्छे प्रचार प्रसार के माध्यम को अपन ऑप्ट कर सकते हैं, जो पर्यावरण के लिए भी पॉल्यूटिंग ना हो। पता नहीं कितने प्रभावी होंगे। अच्छा, दूसरा मेरा एक सवाल है, आपने नाथद्वारा की पिछवाई कला का नाम लिया आपने ना, उसको बढ़ाने के लिए आपने कुछ काम किया, और यहाँ पे इसी एरिया में राजसमंद में एक और भी आर्ट है जो बहुत फेमस है और जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, आप बता सकते हैं ऐसे कुछ नाम? जी सर, आप मोलेला टेराकोटा की बात करें? इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, मोलेला टेराकोटा आर्ट है, इसकी जो डेवलप किया था गगन बिहारी राजेश ने किया था। मोहनलाल जी कुमावत, इनको इस कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। वर्तमान में ये मुख्यतः खमनोर तहसील के मोलेला ग्राम में टेराकोटा बनाया जाता है, जिसकी देश और विदेश तक ख्याति है। आप आमेर से बिलोंग करते हैं, तो
आमेट के बारे में कुछ बताइए, 2 स्पेशल चीज़ें जो आप बता सकते हैं कि आमेट इसके लिए फेमस है। जी सर, मैम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो जो आमेट, जो फत्ता जी सिसोदिया हुए हैं, उन्होंने मेवाड़ के दूसरे साके का नेतृत्व किया था, वो आमेट से थे, और उनकी पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ था, जो मेवाड़ के इतिहास में एक अग्रणी कार्य है। तथा दूसरा जो मैं आमेट का बताना चाहूँ, आमेट के पास में एक रकमगढ़ का छापर है, तो रकमगढ़ के छापर के अंदर अंग्रेजों और तात्या टोपे के मध्य युद्ध हुआ था। ये 2 हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। जी मैम, हाल ही में आमेट के पास कमेरी गांव के अंदर पन्नाधाय का पैनोरमा निर्मित किया गया है धरोहर संरक्षण प्रोन्नति संस्थान द्वारा, और वो पन्नाधाय जो उदय सिंह जी की धाय माँ थी, उनके पूरी जीवन व्रत को वहाँ पे प्रदर्शित करता है। अच्छा, आमेट में इंडस्ट्रियल के हिसाब से, औद्योगिक दृष्टि से आमेट फेमस है? क्यों? जी मैम, आमेट और उसके आसपास के क्षेत्र में मुख्यतः जो मार्बल है उसकी माइंस अवेलेबल है, जिसकी वजह से खनन उद्योग है वो मुख्यतः आमेट का प्रमुख उद्योग है। अच्छा, आपने इंजीनियरिंग की है तो आपने नवरत्न कंपनीज गवर्नमेंट की है, उनके बारे में सुना? जी मैम। क्या है नवरत्न कंपनी? मैम एग्जैक्ट जो डाटा है मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी अगर आप कहें तो मैं प्रयास करना चाहूँगा। तो नाम बताइए। हाँ, ऐसी कंपनीज जिनका एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ या उनसे ऊपर का होता है, उनको गवर्नमेंट नवरत्न कैटेगरी में देती है। डाटा में हो सकता है गलत हो मैं। इसके अंदर गेल है, बेल है, सेल है, ये सारी कंपनीज हैं जो भारत सरकार की नवरत्न कंपनीज हैं। अच्छा, अब आप उद्योग में हैं तो अभी कोरोना काल हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो उसका उद्योग पर कुछ इफेक्ट पड़ा है? औद्योगिक दृष्टि से क्या इफेक्ट रहे? हाँ जी मैम, और कोरोना का पूरे वैश्विक पटल पे प्रभाव पड़ा है, भारत की अर्थव्यवस्था पर भी उसका एक आमूलचूल प्रभाव पड़ा है। मैं केवल उद्योग की बात करूं तो जो अपनी देश की जीडीपी थी वो पिछले मार्च और जो तिमाही थी उसके अंदर -23.9% तक माइनस में चली गई थी। तो इसका सबसे बड़ा कारण औद्योगिकरण नहीं होना ही है, क्योंकि उस पूरे वक्त के दौरान जब लॉकडाउन था पूरे देश के अंदर, औद्योगिक गतिविधियाँ थम सी गई थी, तो उस वजह से जो औद्योगिक उत्पादन था वो बिल्कुल रुक गया था। लेकिन अभी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स जो है IIP है, वो ये शो कर रहा है कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर कंटिन्यू डिमांड बढ़ रही है, और उस डिमांड के बढ़ने से वापस औद्योगिकरण हो रहा है और उद्योग के अंदर वापस स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो सोशल प्रॉब्लम भी हुई कोरोना से? जी मैम। क्या जैसे? सोशल प्रॉब्लम्स जैसे अपन देखें कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो बड़ा है, कोरोना के केसेस में ऐसे कई केसेस आए हैं। साथ ही साथ जो मानसिक तनाव की स्थिति है, घर में रहने की वजह से मानसिक तनाव की स्थिति बच्चों के अंदर बढ़ी है। एजुकेशन सिस्टम पूरा ब्लॉक हो जाने की वजह से शिक्षा बाधित हुई है। साथ ही साथ जो महिला शिक्षा है, महिला शिक्षा के ऊपर भी एक काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है कोरोना का, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएँ हैं जो वो ड्रॉप आउट्स हो गई हैं इस वजह से। ये सभी कोरोना के प्रभाव। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, आप नाथद्वारा की आपने पिछवाई कला के बारे में बताया, नाथद्वारा मंदिर से रिलेटेड एक और बहुत फेमस परंपरा है, क्या है? मंदिर से रिलेटेड जो पूरे वर्ल्ड हवेली संगीत। हाँ जी, क्या है हवेली संगीत? मुख्यतः एक संगीत की विधा है। जब औरंगजेब के समय में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और संगीत की विधाओं को नष्ट किया जा रहा था, तो हवेली नुमा जो बिल्डिंग्स बनाई गई और उसके अंदर जो संगीत की विधा जो डेवलप हुई उसे हवेली संगीत के रूप में जाना जाता है। आप दिव्यराज जी सर, एक कोई प्रसिद्ध पंक्ति है, चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छत्राणी, इसके बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ जी सर, ये सेनानी करके एक कविता है, उसकी ये कुछ पंक्तियां हैं। चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छत्राणी। ये जो रावत रतन सिंह जी चुंडावत थे, जब वो औरंगजेब के समय में अजमेर के अंदर युद्ध में जा रहे थे, तो उनकी हाल ही में नया विवाह हुआ था, तो उन्होंने अपनी पत्नी सलाह कंवर से कुछ सोवेनियर के रूप में, कुछ पहचान के रूप में या ऐसा कुछ मांगा था। तो उनकी पत्नी सलाह कंवर को लगा कि इनका जो मन है वो युद्ध की तरफ ना होके और मेरी ओर आकृष्ट हो रहा है, तो उन्होंने उस पहचान के रूप में अपनी गर्दन काट के उनको दे दी थी। इसलिए कहा जाता है कि चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छत्राणी। एक अभी समाज सुधार के नाम पर विधवा पुनर्विवाह को बहुत जगह प्रोत्साहित भी किया गया, और ऐसे इतिहास में भी मिलते हैं जिन्होंने समाज सुधारक के तौर पर कहा। उसके विपरीत एक बात आती है कि जब चित्तौड़ पर अथवा कहीं आपने और भी नाम लिया,
जहाँ पर युद्ध के बाद हजारों स्त्रियों ने जौहर किया, तो क्या उन पुरुषों के जीवन के समाप्त होते ही उनको जौहर करना चाहिए था, या अपना एक जीवन है उसको आगे संघर्ष करके बनाए रखना चाहिए था? आप जौहर को उचित मानते हो अनुचित? जी सर, ये एक नैतिकता का प्रश्न है, और नैतिकता जो होती है सर, वो समय काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती है। उस समय की जो नैतिकता थी वो ये कहती थी कि स्त्री जो होता है, उस समय मुगल आक्रांता ज़्यादा थे, और मुगल आक्रांता जब किसी देश या प्रदेश को जीत लेते थे तो उसके बाद वो किसी प्रदेश के जो महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे कार्य करते थे, साथ ही साथ उनके साथ अत्याचार जैसे कृत्य किए जाते थे। इस वजह से तात्कालिक समय में उन महिलाओं ने जौहर करना उचित समझा, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर जहाँ एक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ पर स्थिति बिल्कुल बदल गई है। तो आज की नैतिकता ये कहती है कि विधवा विवाह बिल्कुल सही है और विधवा विवाह होना चाहिए। अच्छा, एक अभी बहस का विषय चलता रहता है, जब कभी कोई प्रसिद्ध हस्ती या बड़ा व्यक्ति ये बयान दे देता है कि भाई महिलाओं को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इस प्रकार का कुछ बयान आ जाता है, उसके बाद एक बड़ा सा बवाल हो जाता है। तो आपकी दृष्टि में एक तक तो स्त्री का स्वतंत्र है, वो क्या निर्णय ले, लोकतांत्रिक आपने मूल्यों की बात कही, तो आप इसको किसी ने कह दिया कि उनको छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जिसने ये बयान दिया उसके खिलाफ या उसके पक्ष में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अगर आपसे ट्वीट मांगा जाए तो आप क्या लिखेंगे? बिल्कुल सर, मैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य को ऐसे समझना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति के कर्तव्य किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार होते हैं, और हमारे भारतीय संविधान के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार दिया गया है। तो महिलाएं चाहे तो अपनी अभिव्यक्ति और अपने एक्सप्रेशन के अधिकार को यूज करते हुए किसी भी प्रकार का पहनावा या ऑप्ट कर सकती है, लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य में अगर कोई उसको लोकतांत्रिक तरीके से अगर उसकी क्रिटिसिज्म कर रहा है तो महिलाओं को उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए, और कुछ गलत है तो उसके लिए उसको समझाना भी चाहिए। अच्छा, अभी जैसे हम देश की आज़ादी के समय से अब तक के आंकड़े पढ़ते हैं तो एजुकेशन का ग्राफ बढ़ रहा है। जैसे पहले 8% एजुकेशन था, वो बढ़ते बढ़ते 74 क्रॉस हो गया। तो इतनी अवेयरनेस, इतनी नैतिकता की बात सब कुछ चल रही है, तो इसके बावजूद भी क्राइम का जो रेशियो है ये क्यों बढ़ रहा है? जबकि आपके मोबाइल पर सारा का सारा ज्ञान, जो कभी नैतिकता का ज्ञान कभी किताबों में भरा पड़ा था, ग्रंथों में पढ़ा था, और वो आज गांव के अंतिम व्यक्ति तक चला गया, और जिस गांव में बड़ी शांति थी वहाँ भी आज क्राइम हो रहे हैं। तो इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? हाँ बिल्कुल सर, मैं इसके पीछे कुछ 2-3 कारण को मानता हूँ। सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ वो है अशिक्षा है। अभी भी ग्रामीण स्तर पे जो महिला शिक्षा है वो अभी भी व्याप्त है। अपन आंकड़े के रूप में देखें तो भी महिला शिक्षा राजस्थान के अंदर पुरुष शिक्षा से काफ़ी कम है। और दूसरा जो ये पॉइंट चुनाव जी प्रश्न ये है कि आप क्राइम एजुकेशन पहले कहते हैं कि जब शिक्षा होती है तो व्यक्ति जागृत होता है, उसका विवेक। तो पहले तो आज़ादी के समय देश का 8% था, तो क्राइम का रेशियो बहुत कम था, तो साक्षरता तो खूब बढ़ी, कॉलेज बढ़ी, एजुकेशन बढ़ा, सब कुछ बढ़ा जो चाहते थे। ग्रेजुएट पहले गांव में 4 लोग थे, आज 400 लोग हैं। पहले क्राइम 1% था, आज 50% क्राइम हो गया। इसके बीच में मेरा प्रश्न है, क्यों बढ़ा? इसका सबसे मुख्य कारण जो मैं समझता हूँ वो हो सकता है रोजगार। रोजगार के अवसर जितने ज़्यादा सृजित होंगे, जो समाज का युवा वर्ग है वो उस रोजगार के अंदर लिप्त हो जाएगा, उसको समय नहीं मिलेगा दूसरे कार्य करने के लिए। और जब जो रोजगार के अवसर कम होते हैं तब तक जो समाज का युवा वर्ग है वो दूसरी दिशा में भटकता है। तो सबसे मुख्य कारण जो मैं मानता हूँ वो है रोजगार। अमेरिका में रोजगार की कोई कमी नहीं है, सर्वाधिक हिंसात्मक, चाहे आत्महत्या हो, चाहे गोलीबारी हो, चाहे कॉलेज में हत्या हो, चाहे आप देखोगे तो संभवतः ये आपने जो बात कही है एकदम कंट्रोवर्सी मिल रही है। बिल्कुल सर, अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में ये उनके आर्म लाइसेंस पॉलिसी की वजह से है सर। वहाँ की जो आर्म लाइसेंस पॉलिसी है वो अलाउड करती है कि हर व्यक्ति को आर्म्स वहाँ दिए जा सकते हैं। तो आर्म्स जब इजीली अवेलेबल होते हैं तो जब भी कोई व्यक्ति छोटे से आवेश में भी आता है तो वो फायरिंग वगैरह करके और उस चीज़ को गलत वे में ले जाता है। तो ठीक है, आपने ठीक कहा, आर्म्स एक्ट पढ़ा है आपने? माफ़ी चाहूँगा सर, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका में इजीली अवेलेबल हो जाता है, इंडिया में नहीं होता? मैं एक्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन सर मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं। जब अमेरिका में ऐसी घटनाएं हुई हैं उसके बाद मैंने जो समाचार पत्र के अंदर जो आर्टिकल्स प्रकाशित हुए हैं
क्या आप राजस्थान में यहाँ रहते हुए किसी तरह का हथियार अपने साथ रख सकते हैं? जी नहीं सर, नहीं रख सकते। केवल सिखों को कृपाण रखने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 25 में दिया गया है। आपने गांव में देखा लोगों के पास में एक बड़ी नली की बंदूक होती है? जी सर। देखा है? जी सर। वो कैसे रखते हैं? उसका लाइसेंस होता है सर। कैसे रखते हैं? हाँ। एक्ट के तहत रखते होंगे। जी सर। तो वहाँ पर भी हथियार है उनके पास। मैं इन्हीं के प्रश्न को आगे ले जा रहा हूँ। और वहाँ अमेरिका में भी हथियार है, तो फिर यहाँ और वहाँ की मानसिक स्थिति में अंतर कैसे है? क्योंकि हथियार तो दोनों के हाथों में, वहाँ हथियार हो रही हैं और यहाँ संरक्षण हो रहा है। ऐसा क्यों? ये गैप क्यों है? जी सर, मैं इसको आपको ऐसे बताना चाहूँगा। अप्रोच कि हथियार के लिए अप्रोच कितनी सुगम है। एक हथियार अगर सिंपल से कहेंगे अवेलेबिलिटी, आपको इजीली अवेलेबिलिटी है, और एक हथियार के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़े। उस जिस व्यक्ति ने लाइसेंस लिया उसको हमेशा ये डर बना रहे कि अगर इससे कोई भी गलत कृत्य होता है तो इसके लिए मेरी जिम्मेदारी रहेगी, पुलिस मुझे पकड़ेगी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ आर्म्स है, मैं उसके परिप्रेक्ष्य में आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। एक सब चलता है, मैं जो आपके कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा हूँ, एक टर्म है विकास प्रशासन, और उसके शीर्ष पे हम बात करते हैं अमेरिका। तो आपका स्टेटमेंट है वो ये बता रहा है कि वहाँ इजीली हथियार उपलब्ध हो जाते हैं और वो उनका उपयोग भी मनचाही स्थितियों में, परिस्थितियों में अपने अनुसार कर लेते हैं। दूसरी तरफ आप इंडिया की बात कर रहे हो, जहाँ पर हम चाहे कितने जो हमारे सर्वे हैं और उसमें हम देखते हैं कि इंडिया नौकरशाही पे और प्रशासन पे नीचे है, और वहाँ पर ऐसे हथियार जहाँ जो आपका स्टेटमेंट है कि यहाँ पर इसी अवेलेबल तो हो जाते हैं पर उनका उपयोग इच्छित स्थान पर और परिस्थिति के अनुसार नहीं कर सकते, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया आपका स्टेटमेंट। जी सर। जो फैक्ट और डेटा से डिफर कर रहा है। जी सर, हो सकता है मेरे इस परिप्रेक्ष्य में मेरे विचार बिल्कुल सही नहीं हो, मैं इनको सही करने का प्रयास करूँगा सर। ठीक है। एक और मेरा लास्ट आपसे प्रश्न है कि हम ऐसी आइडियलिस्टिक बातें तो बहुत करते हैं, जब हम बात प्रशासन की करते हैं या हमारे आने वाले फ्यूचर की बात करते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा ये कर लूँगा। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ प्रैक्टिकल अप्रोच से, क्योंकि ऑलरेडी आप सर्विस में हैं और आप चाहते हैं कि उसको आप एक्सटेंड करें और अच्छी प्राइम जो सर्विस है उस पर आएँ। प्रैक्टिकली आप बताइए कि जब आप सिस्टम में आएंगे, प्रशासन में आएंगे, तो आप ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो करना चाहेंगे और उससे फ़ायदा क्या होगा? बिल्कुल सर, अगर मैं प्रशासन में आता हूँ तो सबसे पहला मैं एक सोशल नेटवर्क एस्टेब्लिश करूँगा जिस भी क्षेत्र में मैं पदस्थापित होता हूँ, क्योंकि आज के बदलते हुए परिवेश के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं, सोशल मीडिया के चैलेंजेस हैं। तो जब आपका एक सोशल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता है तो कोई अचानक से जब कोई समस्या आती है तो आप उसको ईजिली हैंडल कर पाते हैं। साथ ही साथ मैं अपने व्यक्तिगत रूप से ये भी प्रयास करूँगा कि ऑफिस मैनेजमेंट है वो मैं प्रॉपर कर पाऊँ। इसके लिए ज़्यादा कोई बड़े प्रयास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसा मैंने अभी उद्योग केंद्र के अंदर भी किया है। जो सारा रिकॉर्ड्स हैं उसको अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं उसको कंप्यूटर में सेट कर लूँ तो उसको इजीली फेच किया जा सकता है। ये प्रशासनिक सुधार के रूप में हो गया। और तीसरा जो मैं प्रयास करूँगा कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि हर वीकली मीटिंग करके उनकी इम्प्लीमेंटेशन में ग्रास रूट लेवल पे क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको आइडेंटिफाइड किया जाए और उसका ऑप्टिमम रिजल्ट या सॉल्यूशन निकाला जाए।